हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में वेक्टर शुरू करेंगे। वेक्टर का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं वेक्टर एंड स्केलर। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब बहुत सारा क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो उसी में से कुछ वेक्टर क्वांटिटी है और कुछ स्केलर क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का, वेक्टर और स्केलर। स्केलर क्वांटिटी अब देखो, अगर हम किसी को बोलेंगे कि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो वो बंदा जरूर हमसे पूछेगा कि फोर्स 10 न्यूटन का तो लगा दूंगा, लेकिन किधर लगाऊं, ईस्ट के डायरेक्शन में या वेस्ट के डायरेक्शन में या नॉर्थ के डायरेक्शन में या साउथ के डायरेक्शन में। क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और अगर उसको हम बोल दें कि आप फोर्स लगाओ ईस्ट के डायरेक्शन में, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, फोर्स बराबर 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो यहां पे ये 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और ये ईस्ट डायरेक्शन है। ये 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और ईस्ट डायरेक्शन है। अगर किसी को बोलेंगे कि आप इस चौक का मास मेजर करो, वजन बताओ, तो वो आदमी हमसे कभी नहीं पूछेगा कि इस चौक का मास किस डायरेक्शन में मेजर करें, किस डायरेक्शन में कैलकुलेट करें। क्योंकि मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मास इक्वल टू, मास मेजर किया और ये आ गया मान लो 0.2 kg, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा मास का, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। तो फोर्स की तरह बहुत सारा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और मास के तरह भी बहुत सारा क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, और जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, it have magnitude as well as डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखता है।
और स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन नहीं रखता है। इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। नोट डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लिखें तो इसमें आएगा फोर्स, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रखता है, वेलोसिटी, मोमेंटम, इस सब क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल लिखें तो इसके एग्जांपल में आएगा मास, वॉल्यूम, एनर्जी, पावर, और भी स्केलर क्वांटिटी है। इन सब क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर का कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में है 2 यूनिट का वेक्टर और एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में 3 यूनिट का, और दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल है थीटा। अब अगर हम बोलें कि इस 3 यूनिट और 2 यूनिट को जोड़ो या घटाओ या गुना करो, मल्टीप्लाई करो, तो जोड़, घटाओ या गुना में इस एंगल का भी रोल आएगा। तो वेक्टर का कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा वेक्टर किधर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, इस एंगल पे भी डिपेंड करेगा इन दोनों का सम, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन। इट्स कैलकुलेशन depends on angle between two vectors। ठीक, इस एंगल को अगर चेंज करेंगे तो 3 और 2 का जोड़ या घटाओ या गुना चेंज हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर का सम, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इस स्केलर क्वांटिटी का कैलकुलेशन ऑर्डिनरी रूल को फॉलो करता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 3 + 2 = 5, 3 × 4 = 12, 5 - 2 = 3। तो ये ऑर्डिनरी रूल को ही फॉलो करता है इसका कैलकुलेशन। इट्स कैलकुलेशन follow ordinary rule of algebra। Its calculation follow ordinary rule of algebra। तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। उस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और उसका कैलकुलेशन दो वेक्टर के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करना चाहिए। दो वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन किसी क्वांटिटी में फॉलो होगा तभी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसमें इस पार्ट को हेड बोलेंगे और इस बैक वाले इस पोर्शन को टेल बोलते हैं। इस एरो के सिंबल में ये जो डंडे का लेंथ है, ये डंडे का लेंथ, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एरो का सिंबल है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर का साइन लगा है ऐसे, एरो का सिंबल, ये इसका मतलब ये क्वांटिटी वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगा है, इसका मतलब इस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो इसको हम स्केलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, तो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर एरो का सिंबल लगा है, इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन इसमें अगर हम दोनों तरफ मॉड लगा दें तो इसका मतलब होता है इस वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। या फिर हम इसी क्वांटिटी को ऐसे लिख देंगे, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे ही नहीं, तो इसका भी मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ऐसे या ऐसे। अगर 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट के डायरेक्शन में लग रहा है और वो लिखने के लिए बोले, तो अगर सीधे F बराबर पूछ रहा है तो हम सीधे 10 लिख देंगे, 10 न्यूटन, और F वेक्टर बराबर पूछेगा ऊपर में वेक्टर साइन लगा के, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, 10 न्यूटन इन द ईस्ट। तो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा है, इसका मतलब उस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शामिल है। और अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं लगा है, इसका मतलब वो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसको मिटाते हैं। और यहां पे हम लोग देखे हैं कि ये जो डंडे का लेंथ है, इस वेक्टर के डंडे का लेंथ, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये एरो का सिंबल, ये वाला, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे देखो, एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर है ये बी। इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है क्या? मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है,
मैग्नीट्यूड मतलब डंडे का लेंथ। तो यहाँ पे देखो B के डंडे का लेंथ ज्यादा है A के डंडे के लेंथ से। इसका मतलब B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है A वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। और डायरेक्शन तो डायरेक्शन तो दोनों का सेम है, A वेक्टर भी उधर है और B वेक्टर भी उधर ही है, तो डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन की बात करें तो ये सेम है। तो इसमें हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे A वेक्टर और B वेक्टर, इसको बराबर लिख सकते हैं क्या? इसको बराबर नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर तब होगा जब A वेक्टर और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तभी ये दोनों बराबर होगा। तो A और B वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, इसलिए A वेक्टर और B वेक्टर बराबर नहीं है। ठीक, एक और ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। तो इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड मतलब डंडे का लेंथ बराबर है। तो इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ A बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ B के, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक इधर तो एक इससे 180 डिग्री पे इधर। डायरेक्शन की बात करें तो ये ऑपोजिट है। तो यहां पे भी हम लोग A वेक्टर और B वेक्टर को बराबर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि A वेक्टर और B वेक्टर तभी बराबर होगा जब A और B इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। तो दोनों सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो A वेक्टर और B वेक्टर बराबर नहीं होगा। इसमें एक और ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। तो यहां पे A और B वेक्टर में न डंडे का लेंथ बराबर है और न डायरेक्शन सेम है। यहां पे B का डंडा बड़ा है A के डंडा से, तो B का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा A के मैग्नीट्यूड से, और डायरेक्शन डिफरेंट है, एक इधर तो दूसरा इधर, ऑपोजिट है, 180 डिग्री पे है, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो यहां पे भी A वेक्टर और B वेक्टर को हम बराबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब वेक्टर का एक प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। तुम जो कर प्यार से देखा नहीं मुझको। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना एक जगह से दूसरे जगह पे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर कैन बी पैरेलल शिफ्टेड without changing its magnitude and direction. Without change its magnitude
and direction. Vector can be parallel shifted from one place to another place. किसी भी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बिना एक जगह से दूसरे जगह पे ला सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, एक वेक्टर है यहां पे ये A, तो इसको हम यहां से उठा के कहीं भी रख सकते हैं। यहां पे डंडे का लेंथ भी वही है और डायरेक्शन भी वही है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बिना हम किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां पे था ये ए वेक्टर, इसको हम उठा के यहां पे रख सकते हैं। या फिर कोई भी वेक्टर है, ये है बी वेक्टर, तो इसको भी हम यहां से पैरेलल शिफ्ट करके कहीं पे भी रख सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं। ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और ना डायरेक्शन चेंज हुआ। और दूसरा प्रॉपर्टी है कि किसी वेक्टर को अगर 180 डिग्री घुमाएंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, तो उसके पीछे नेगेटिव साइन लग जाता है। जैसे ये एक वेक्टर है Q और इसका मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना अगर इसके डायरेक्शन को 180 डिग्री घुमा दें, डायरेक्शन अपोजिट कर दें, ऐसे से ऐसे कर दें, मैग्नीट्यूड वही है, तो फिर ये वेक्टर क्या होगा? तो इसी वेक्टर के पीछे में नेगेटिव साइन लग जाएगा। ये Q तो ये माइनस Q, ये 10 न्यूटन तो ये माइनस 10 न्यूटन, ये 15 मीटर पर सेकेंड तो ये माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट है ये मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी बोल रहे हैं 15 और माइनस 15। तो किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री घुमाएंगे तो उसके पीछे में नेगेटिव साइन लग जाएगा। या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं या सोच सकते हैं कि किसी भी वेक्टर के पीछे में नेगेटिव साइन लगाएंगे, इसका मतलब उस वेक्टर को हम 180 डिग्री घुमा दिए, डायरेक्शन अपोजिट कर दिए। अब इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसी भी दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ये वेक्टर है A और इतना ही मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ये भी A ही होगा। ये A तो ये A, या फिर इसका नाम अगर बदल दें B रख दें तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B इक्वल है। अगला है इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, दो वेक्टर है ये A और ये B, इन दोनों में डंडे का लेंथ इक्वल है। A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड इक्वल है। A और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो A वेक्टर और B वेक्टर को हम बराबर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि A और B का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर B वेक्टर के पीछे में नेगेटिव साइन लगा दें
तो किसी भी वेक्टर के पीछे में नेगेटिव साइन लगाने का मतलब उस वेक्टर को आप 180 डिग्री घुमा दिए। तो अगर हम इस बी वेक्टर को 180 डिग्री घुमा देंगे तो ए के डायरेक्शन में चला जाएगा और मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही, तो फिर माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर बराबर हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर बराबर हो जाएगा। या फिर बी वेक्टर को ऐसे ही रहने दो और ए वेक्टर के पीछे में ही नेगेटिव साइन लगा दो, तो ए वेक्टर 180 डिग्री घूम जाएगा तो बी के डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब ए वेक्टर के पीछे में भी अगर नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ये बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर देखते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये है मान लो वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। यहां पे ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है। अभी अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में देखे हैं कि इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। तो देखो ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है। यहां पे ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन है? ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये है या ये है? ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये है। अभी इसको देखने से लग रहा होगा कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये है, ये वाला, लेकिन नहीं। आप ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग वाला प्रॉपर्टी लगाओ और ए वेक्टर को थोड़ा आगे शिफ्ट करो तो ए वेक्टर का ये टेल यहां तक खींच दो तो ए वेक्टर ऐसे दिखने लगेगा। तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ये एंगल क्लियर कट दिख रहा है। अब अगर कोई पूछेगा ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल तो हम सीधे ये एंगल बोलेंगे, ये एंगल नहीं बोलेंगे। तो जब ये ए वेक्टर यहां पे था तब भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल यही होगा, ये नहीं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। जब भी अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने में अगर कंफ्यूजन हो तो उन दोनों वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करो कि दोनों का टेल आपस में चिपक जाए। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर को आगे शिफ्ट किए तो ए वेक्टर का ये टेल इस बी वेक्टर के टेल से आके चिपक गया तो फिगर ऐसा बन गया, ये बी और ये ए दोनों का टेल आपस में चिपका था तो ये एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल क्लियर कट दिख रहा था। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने में अगर परेशानी हो तो दोनों वेक्टर को शिफ्ट करके, पैरेलल शिफ्ट करके दोनों के टेल को आपस में चिपका दो तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्लियर कट दिखने लगेगा। ओके, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इन सब का यूज करेंगे हम वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ते वक्त, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कॉलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक, रेडी? 1 2 3। कॉलिनियर वेक्टर, किसी एक लाइन के अलोंग अगर बहुत सारा वेक्टर है या फिर किसी एक लाइन के पैरेलल अगर बहुत सारा वेक्टर है तो उन सभी वेक्टर को कॉलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। जैसे देखो, एक वेक्टर ये है,
एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो ये सभी वेक्टर किसी एक लाइन के पैरेलल है, मतलब आपस में भी सभी वेक्टर्स पैरेलल है। डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन है तो पैरेलल ना, तो इन सभी वेक्टर को कॉलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ये भी कॉलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर है सभी पैरेलल। डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन है सभी पैरेलल वेक्टर। तो ये सारा वेक्टर कॉलिनियर है, ये सभी वेक्टर कॉलिनियर है। 1 2 3 4 5, ये पांचों वेक्टर आपस में कॉलिनियर या पैरेलल है। अब देखो एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इन दोनों वेक्टर को पैरेलल तो बोलेंगे बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको एंटी पैरेलल बोला जाता है। मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है पर डायरेक्शन अगर अपोजिट है और पैरेलल है तो उसको एंटी पैरेलल बोलेंगे। जैसे ये और ये भी एंटी पैरेलल है। तो यहां पे एक चीज सोच के देखो, क्या हम इसको कॉलिनियर बोल सकते हैं? यस, कॉलिनियर वेक्टर, जो वेक्टर पैरेलल होंगे वो सभी कॉलिनियर वेक्टर होंगे, चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो। अगर बहुत सारा वेक्टर पैरेलल है तो उन सभी को कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। तो इसको भी हम कॉलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं, पैरेलल है। इसको भी हम कॉलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं, पैरेलल है। लेकिन इसको हम कॉलिनियर तो बोल सकते हैं, इसको और इसको, ये दोनों आपस में कॉलिनियर है या पैरेलल भी बोल सकते हैं, पैरेलल वेक्टर है। लेकिन क्या हम इन दोनों को एंटी पैरेलल बोल सकते हैं? एंटी पैरेलल नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब सभी एंटी पैरेलल वेक्टर कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर हो सकता है, लेकिन सभी पैरेलल या कॉलिनियर वेक्टर एंटी पैरेलल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कॉलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब को इनिशियल वेक्टर देखते हैं। को इनिशियल वेक्टर, अगर किसी एक ही पॉइंट से बहुत सारा वेक्टर निकला हुआ है, सभी वेक्टर का टेल अगर एक ही पॉइंट पे है, तो इन सभी वेक्टर को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। इन सभी वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे है, सभी वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये सभी वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। इसी तरह से एक है कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर, अगर बहुत सारा वेक्टर किसी एक सिंगल पॉइंट से पास करे तो उन सभी वेक्टर को कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे। मान लो ये कोई सिंगल पॉइंट है और बहुत सारा वेक्टर है जो इस पॉइंट से पास करता है, तो इन सभी वेक्टर को, इसको, इसको, इसको और इसको, इन सभी वेक्टर को कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी सेम पॉइंट से बहुत सारा वेक्टर पास कर रहा है तो वो सभी वेक्टर कॉन्करेंट वेक्टर होंगे। अब देखो कोप्लैनर वेक्टर, कोप्लैनर वेक्टर,
कोप्लानर वेक्टर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ऐसे है नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, ठीक। तो ये जो बोर्ड का प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है और इधर है जेड एक्सिस इधर है और वाई एक्सिस इधर है। तो ये होगा वाई जेड प्लेन, ये वाला, ये प्लेन होगा वाई जेड प्लेन और ये है एक्स एक्सिस और इधर है जेड एक्सिस। तो ये प्लेन होगा एक्स जेड प्लेन, ये प्लेन एक्स जेड प्लेन, ये प्लेन वाई जेड प्लेन और ये प्लेन एक्स वाई प्लेन। तो बोर्ड का जो प्लेन है वो है एक्स वाई प्लेन। तो अगर बहुत सारा वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन पे है, इस बोर्ड के प्लेन पे है, तो ये सभी वेक्टर एक्स वाई प्लेन पे है, तो इन सभी वेक्टर को कोप्लानर वेक्टर बोलेंगे। कोप्लानर वेक्टर का मतलब बहुत सारा वेक्टर जो सेम प्लेन में होना चाहिए, तो उन सभी वेक्टर को कोप्लानर वेक्टर बोलते हैं। ओके, कोप्लानर वेक्टर समझ में आया। अब नल वेक्टर देखो, नल वेक्टर, नल वेक्टर उस वेक्टर को बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन होता तो है लेकिन डायरेक्शन के बारे में कुछ भी अता पता नहीं होता है, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होता है। नल वेक्टर उस वेक्टर को बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन होता तो है लेकिन डायरेक्शन के बारे में कुछ भी अता पता नहीं होता है, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होता है। ओके, तो कोइनिशियल वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर और नल वेक्टर, इतना बात क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा ये देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ऑफ स्केलर। एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स बराबर 10 न्यूटन है ईस्ट डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये अब अगर हम इस फोर्स वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो 2 से गुना कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2f हो जाएगा। तो 2f बराबर 2 इंटू 10, 20 न्यूटन। तो ध्यान से देखो तो इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो गया है, मैग्नीट्यूड 10 से 20 हो गया है और डायरेक्शन तो वही रहेगा जो पहले है, तो इसका डंडे का लेंथ डबल हो जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगा जो पहले है। अब किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर से डिवाइड करें, डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये मान लो एक फोर्स वेक्टर है 16 न्यूटन का, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये डंडे का लेंथ 16। लेकिन इसी फोर्स वेक्टर को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, तो फोर्स वेक्टर है 16, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16/4, 16/4 बोले तो 4 न्यूटन।
तो इस फोर्स वेक्टर को 4 से डिवाइड कर दिए स्केलर क्वांटिटी से, ये 4 और यहाँ पे ये 2, ये सब स्केलर है, तो स्केलर नंबर से डिवाइड कर दिए तो ये 4 आ गया। तो देखो जो डंडे का लेंथ यहाँ पे 16 था, मैग्नीट्यूड 16 था, अब ये मैग्नीट्यूड 4 हो गया है, तो इससे कम हो जाएगा, तो ये हो गया। लेकिन जो डायरेक्शन यहाँ पे था वही डायरेक्शन यहाँ पे भी होगा। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तब भी मैग्नीट्यूड तो घट जाएगा लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, डायरेक्शन में नहीं। तो इतनी बातें क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर का बेसिक फंडा क्लियर कर चुके हैं। अगले लेक्चर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।